नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य ज्ञान पॉइंटर। नित्य ज्ञान पॉइंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीआईसी लेक्चरर जो पेपर हुआ था 2017 में, तो इसमें हम लोग 9 देखेंगे, 12 देखेंगे, 15 देखेंगे, 17 देखेंगे। तो आज हम लोग 2017 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको किस प्रकार से जो है आगे तैयारी करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो उसका मुखिया यानी कि जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में कौन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इनमें से हम लोग देखेंगे भाई, ये पंथ निरपेक्ष तो हुआ ही है, यहाँ पर संप्रभुता हुआ ही है, लोकतांत्रिक हुआ ही है, जो उदारवादी है, उदारवादी शब्द का प्रयोग हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें से ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसमें देखते हैं कि संविधान संशोधन ने मतदाताओं की जो आयु है उसको घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये कौन सा संशोधन था भाई? ये था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। और इसी में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा जो राज्य विधानसभा है उसमें चुनाव की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से कम करके, सॉरी 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष जो है यहाँ पर कर दी गई थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4th नंबर। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया? तो जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो था 42वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 1976 में। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, 1976 द्वारा किया गया था। भाग 4 का ऐड किया गया था और अनुच्छेद 51 का जोड़ करके उसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे। ठीक है, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था भाई? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके सारे क्वेश्चन हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते भी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक है भाई न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका अनुच्छेद 32 हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, और न्यायपालिका में आपकी हाई कोर्ट भी आती है, तो 226 के अनुसार जो है हाई कोर्ट। ठीक है, तो 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो अगर सीटें देखी जाएंगी तो कुल मिला करके आवंटित हैं 20 सीटें। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को। अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो इसमें कुछ जो है चेंजिंग आ सकती है, तो वो करंट स्टेटस आपको यहाँ से देखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है सी, यानी कि जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार है जो वो आपातकाल के दौरान भी इसको नहीं छीना जा सकता, अनुच्छेद 352 के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कुल कितनी है? तो जो निर्वाचित सदस्य संख्या है टोटल वो है 403। ठीक है, टोटल सीटें 404 हैं, तो 403 पे निर्वाचन होता है और एक क्या होता है, विधान एक राज्यपाल द्वारा यहाँ पर मनोनीत कर दिया जाता है। जबकि विधान परिषद की सीटें देखेंगे तो विधान परिषद में कुल मिलाकर के कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूछ रहा है, भारत में संप्रभुता कहाँ पर निवास करती है? तो भारत में संप्रभुता कहाँ पर निवास करती है भाई? तो जनता में निवास करती है। ठीक है, उद्देशिका का जो आरंभ होता है वो होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, यानी इसका तात्पर्य है जो संविधान का मूल स्रोत है वो कौन है? भारत की जनता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं
निम्न में से कौन भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने को अधिकृत है? तो वो है संसद। ठीक है, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है संसद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है भाई? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये राज्य का कर्तव्य होगा कि जो अपना कानून बना रहा है उसमें इन तत्वों को शामिल करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अगेन ध्यान में रखनी है। 13वां नंबर है संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? तो वो थे BN राव। ठीक है, विधिक सलाहकार कौन थे भाई? वो थे BN राव। तो BN राव ने ही अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन जो है आता है और इसमें कुल 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ, खैर ये नहीं आता है। ठीक है, तो पहला प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? ये जरूर याद रखना, BN राव ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद इस पर चर्चा हुई और इसके मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का यहाँ पर फाइनली गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, और ये होता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15। ये क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो उसको पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक, तो प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ये याद रखना है। ठीक है, और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को, और उसी पर जो है उसके आगे काम करना संविधान सभा ने स्टार्ट कर दिया था। फेडरल गवर्नमेंट, ये एक पुस्तक है, इसको लिखा था KC व्हीलर ने। ठीक है, KC व्हीलर ने लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? ठीक है, तो किसके प्रतिवेदन पर देती है? वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग का गठन हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल के लिए। तो भारत की संचित निधि से जो राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, कितना दिया जाए, कितना परसेंटेज में दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें कौन जो है इसका प्रतिवेदन देती है? तो वित्त आयोग देती है। ठीक है, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय संबंधों के बारे में यहाँ पर वर्णन भी किया गया है हमारे संविधान में। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया है? तो वो था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था, जो कि मौलिक अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। और कहाँ पर रख दिया गया? अनुच्छेद 300 में ले जा करके इसको रख दिया गया। ठीक है, पहले ये अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 एक चा के अंतर्गत था, अब इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया और 300 में ले जा करके रख दिया गया। निम्न से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है? तो वो है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो सभी लोग बहुमत से जो है अपना लोकसभा अध्यक्ष चुन लेते हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग का कोई काम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और पूछा गया था कि भारत में मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो वो होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर, जो कि पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? तो 1919 का नाम क्या था भाई? वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था।
अगला देखेंगे, निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? ठीक है, तो निर्गुट आंदोलन के संस्थापक में यहाँ जवाहरलाल नेहरू भी आएंगे, कर्नल नासिर भी आएंगे और मार्शल टीटो। 3 नाम बहुत फेमस है। ठीक है, नैम जिसे कि हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कर्नल गद्दाफी ये जो है नहीं शामिल थे, तो डी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेलग्रेड में है। ये भी ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? तो वो है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, कौन है? राज्य वित्त आयोग। और ये है अनुच्छेद 243 वाई। यह उपबंधित करता है कि 243 आई के अधीन पंचायतों के लिए क्या किया जाएगा? राज्य वित्त आयोग। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। ठीक है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? राज्य वित्त आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 326। अगला जो क्वेश्चन था 25 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो है कितना भाई? वो है 65 साल। ठीक है, कितनी है? 65 साल है सेवानिवृत्ति की आयु। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की 62 साल। तो 65 साल और 62 साल ये आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों की सेवा करना और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और वैलेंटाइन शिरोल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था, जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आता है। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया था 2017 में, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो 1, 2, 3 भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1, 2, 3 वाला जो भी होगा यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श कौन देता है? तो वो देता है भाई एडवोकेट जनरल। ठीक है, अगर केंद्र सरकार की बात करता है तो महान्यायवादी, और राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल जिसे कि हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, तो वो देता है परामर्श। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे 31 नंबर, निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की घोषणा की थी? एक राष्ट्र एक राज्य, तो वो की थी मैजरी ने। ठीक है, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसने कहा था कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाएगा? तो वो कहा था किसने? सेंट ऑगस्टाइन महोदय ने। ठीक है, बहुत ही फेमस है, सेंट ऑगस्टाइन महोदय ने कहा था। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। बहुत ही शानदार है। ये किसने कहा था? ये मिटलैंड महोदय ने कहा था। बहुत ही फेमस वक्तव्य जो हैं इसमें आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रदम प्रतिपादकों में से इनमें से निम्नलिखित में से कौन है नकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता का? तो वो थे आइजिया बर्लिन। ठीक है, आइजिया बर्लिन। इनकी पुस्तक जो है 4 एसेज ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी फेमस भी है। तो आइजिया बर्लिन जो है नकारात्मक दृष्टि के अग्रतम प्रतिपादकों में से थे। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकता है। ये किसने कहा था भाई? ये कहा था लॉक महोदय ने। ठीक है, ये कहा था लॉक महोदय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36।
तो क्वेश्चन नंबर जो 36 था वो था कि गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं गांधीवादी विचारों में। तो श्रम और पूंजी में संघर्ष, ठीक है, श्रम और पूंजी में संघर्ष ये मार्क्सवाद का है, तो ये गांधीवाद में नहीं आता है। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने की थी, ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र की वकालत जयप्रकाश नारायण ने किया था। निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो वो BR अम्बेडकर महोदय ने कहा था कि जो व्यक्ति पूजा है वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, ये किसने कहा था? तो ये दबाव समूह से क्वेश्चन पूछा गया है, वो फाइनर महोदय ने कहा था, ठीक है, कि ये जो दबाव समूह है वो अज्ञात साम्राज्य की तरह काम करता है। निम्न से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो वो हो जाएंगे विलोबी महाराज, ठीक है। इन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बिल्कुल भी नहीं माना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। और मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मनु ने क्या किया था भाई? सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन मनु ने किया था। और जस्ट उसके बाद कौटिल्य महोदय आएंगे, उन्होंने भी किया था। संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखता कैसी अवधारणा है? तो ये विधिक अवधारणा है, ठीक है। संप्रभुता की अवधारणा कैसी है? तो ये विधिक अवधारणा है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लाइबर से लिया गया है, ठीक है, लाइबर, लिबर, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं, यहाँ से ये लिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन दबाव समूह नहीं है? तो यंग तुर्क, ठीक है, ये जो है दबाव समूह के रूप में काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फलहीन है, ये जो कथन है ये किसका है? तो ये शीले महोदय का है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ये किसका है? शीले महोदय का है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे जो पड़ोसी हैं उसको भूखा सोना पड़े, ये किसका कथन है? तो लास्की महोदय का है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंदर से पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। निम्न में कितने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? कितने नहीं है, किसने होना चाहिए था? किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए और एंजल्स हो गए, ये सभी मार्क्सवादी विचारक हैं और ये सभी जो है राज्य के वर्ग सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वो था कि किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली थी? तो वो थे थॉमस हॉब्स महोदय, ठीक है। हॉब्स महोदय ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में आप देखेंगे तो ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद इन्होंने ली है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था भाई 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, बस 8 अगस्त 1942 को। इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। और 9 अगस्त को ऑपरेशन 0R के तहत सभी लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, याद रखना है आगे के लिए। ग्राम सेवा का लेखक कौन है? तो ग्राम सेवा का लेखक है विनोबा भावे महोदय। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो 1959 में हुआ था, ठीक है। 1959 ईस्वी कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था। 3 स्तरीय पर गठन का जो है वो स्वीकार हुआ था और 3 स्तर पे जो है इसका गठन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 के तहत हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? पोलिश शब्द से हुई है। यह किस भाषा से लिया गया है? तो ये है यूनानी भाषा, ठीक है। पोलिश जो है वो यूनानी भाषा है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, वो संबंधित है। जनमत संग्रह भी है और प्लेबिसाइड भी है, आरंभिक भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है ये सब विशेषताएं हैं।
रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है भाई यहाँ पर यथार्थ इच्छा भी इन्होंने बताया है, वास्तविक इच्छा भी बताया है और सामान्य इच्छा फाइनली जो है यहाँ पर बता दिया है। तो उपरोक्त यहाँ पर आपको तीनों देखने को मिलेंगी। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? तो जो सप्तांग सिद्धांत है वो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत स्वामी, अमात्य, मंत्री या मंत्री, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद, मित्र, ये सारी चीजें आती हैं जो कि किससे संबंधित हैं? राजनीतिक व्यवस्था से यहाँ पर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, लेवियाथन का लेखक कौन है? तो लेवियाथन किसके द्वारा लिखा गया था भाई? हाफ्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो लेवियाथन एक ऐसी कृति है जो राजनीति शास्त्र के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करता है। ठीक है, और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था किसने? हाफ्स ने। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ लेनी है। गांधी जी का राजनैतिक गुरु किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गांधी जी का राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है मार्क्स महोदय। ठीक है, मार्क्स ने राज्य को सदैव शोषण का साधन माना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो वो है अरस्तू महोदय। ठीक है, अरस्तू महोदय ने श्रेष्ठतम विज्ञान कहा है किसे? राजनीति विज्ञान को। समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, ये लास्की महोदय ने कहा था। ठीक है, कि समानता का मतलब ये है कि सभी को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। निम्न से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर जॉन ऑस्टिन महोदय ने किया था। ठीक है, जॉन ऑस्टिन महोदय ने, काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? तो मनु का जो वही सिद्धांत था वो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने माना कि जो राज्य है वो दैवीय उत्पत्ति है, यानी कि ईश्वर द्वारा जो है इसको उत्पन्न किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे भाई? तो वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है ट्रस्टीशिप, न्याय। ठीक है, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। उन्होंने कहा था कि प्रकृति ने पर्याप्त संसाधन मनुष्य के लिए छोड़ा है, जबकि लालच के लिए ये क्या होगा? कम पड़ जाएगा। ठीक है, लालच के लिए क्या होगा? कम पड़ जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति में किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में अनुसूची 11 बनाई गई और भाग 9 बनाए गए। अनुच्छेद 243 के पश्चात ए से ओ तक इसमें जोड़ दिया गया और पंचायती राज की स्थापना का इसमें उपबंध फाइनली कर दिया गया था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक इनमें से कौन था? तो वो थे हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन किसके थे? पितृसत्तात्मक। इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है वो परिवार का ही बृहद रूप है और ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। ठीक है, तो ये जो है पितृसत्तात्मक कौन मानते थे? हेनरी मैन। किसने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को आदर्श बर्बर कहा था? तो वो कहा था भाई रूसो महोदय ने। रूसो महोदय ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जो मनुष्य था वो आदर्श बर्बर के रूप में था। किसने न्याय को उचितता यानी कि फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो जॉन रॉल्स ने। ठीक है, जॉन रॉल्स ने परिभाषित किया है। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम है ए थियरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, बहुत फेमस है। उसी में जो है इन्होंने न्याय से संबंधित सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज किसको? राज्य को जन्म देता है। ये किसने कहा था? ये कहा था मैकाइवर महोदय ने। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में 2017 वाले में पूछे गए थे, तो हो सकता है ऐसे भी आगे भी आए।
आप लोगों को ऐसे ही तैयारी करना है। दबाव समूह का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होता है, वो होता है अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये होता है दबाव समूह का उद्देश्य। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था, तो वो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जहाँ पर देखेंगे कि ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, इसमें शक्तियों का जो विभाजन किया गया, तो इससे संबंधित जो सबसे पहले विचार दिया था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। द रिपब्लिक की रचना किसने की थी भाई, तो वो की थी प्लेटो ने। ठीक है, आदर्शवादी विचारक थे प्लेटो, इन्होंने की थी द रिपब्लिक की रचना। अगला जो क्वेश्चन था, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया था, तो विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किसने किया था, डाइसी महोदय ने कहा था भाई ये दोनों क्या हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में निम्न में कौन बाधक है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन बाधक है, तो वो है निरक्षरता। ठीक है, निरक्षरता जो है वो बाधा बनती है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है, ये किसने कहा था भाई, गार्नर महोदय ने कहा था। ठीक है, बहुत फेमस है, उनकी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी अगेन काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, पुस्तक भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैच करने वाला, क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर मैच करना है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा इसमें से सही हो जाएगा भाई, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे जो परंपरागत जो उदारवादी थे वो क्या मानते थे भाई, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, उदारवादी जो आदर्शवाद था वो क्या मानता था, वो आवश्यक भलाई मानता था। ठीक है, और हीगलवादी जो आदर्शवाद था, हीगलवादी जो आदर्शवाद है वो नैतिक व विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है, और जो मार्क्सवाद है वो उत्पादक मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैच कर लेना है, यहाँ पर मैच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ह्यू टोये, स्प्रिंग टाइगर, एस.सी. बोस, इंडियन स्ट्रगल, लुई फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और एम.के. गांधी, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड किसकी है भाई, ये है राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से भी कभी सही नहीं हो सकता है, ये किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, कि जो नैतिक रूप से गलत है वो राजनीतिक रूप से भी गलत हो जाएगा। मानव धर्मशास्त्र, तो ये हो जाएंगे आचार्य मन्नू महोदय, बहुत ही फेमस है। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, तो ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी, M.N. राय महोदय ने लिखी थी। ठीक है, M.N. राय महोदय ने लिखी थी। हु वर द शुद्राज, ये पुस्तक किसकी है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है, हु वर द शुद्राज, काफ़ी फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कई दबाव समूह ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई सारी युक्तियां अपनाते हैं, तो वो हित समूह नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो ये वाला ही गलत हो जाएगा। निम्न से किस उच्च न्यायालय के सेवाधिकार में अंडमान एवं निकोबार द्वीप आता है, तो वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। पंचायत समिति के सदस्यों को क्या किया जाता है भाई, तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत का वर्तमान लोकपाल कौन है, तो भारत का वर्तमान जो लोकपाल है भाई वो इनमें से दिए गए ऑप्शनों में से कोई नहीं है। वर्तमान में कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे 87 नंबर, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 नंबर। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है,
तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अधिकतम 14 दिन का टाइम होता है, या तो यस कहे या नो कहे या कुछ ना कहे तभी उसे पारित मान लिया जाता है। तो इस मामले में सारे के सारे अधिकार किसके पास हैं? लोकसभा के पास हैं। निम्न में कौन सा अनुच्छेद संविधान में विदेश नीति का उल्लेख करता है? तो वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संबंधों की जो समृद्धि है, तो यानी कि ये जो है विदेश नीति से यहाँ पर संबंधित है अनुच्छेद 51, जो कि कहाँ है? नीति निर्देशक तत्व में है। नीति आयोग का अध्यक्ष इस समय कौन है भाई? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, तो इस समय हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए, एक राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्यपाल करता है। वेरी सिंपल। फार्क यानी कि जिसे हम दक्षेश बोलते हैं, दक्षेश की औपचारिक रूप से स्थापना कब की गई थी? तो दक्षेश की स्थापना की गई थी ये 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को की गई थी दक्षेश की स्थापना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या पूछे गए थे इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 93 नंबर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके जो प्रारंभिक सदस्य राज्य थे उनकी संख्या कितनी थी? तो कुल 51 थे, ठीक। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 51 देश जो है उस समय हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कितने? 51 कंट्रीज ने मिलकर के उस पर हस्ताक्षर किए थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। निम्न में किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? तो वो हो जाएगा भाई इजराइल, ठीक है। इजराइल से कब हुए? 1992 में अपने संबंध भारत ने स्थापित किए थे। निम्न में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? वो है राज्य विधान परिषद, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद भी क्या होती है? अस्थायी सदन होता है, यानी इसको भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन था वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ILO, तो उसकी स्थापना हुई थी कब? 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए। निम्न में कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये जो कानून बनाती है इसमें किसी भी राज्य की सहमति नहीं लेनी होती है, ठीक है। ये अपने आप से बना सकता है, राज्य चाहे सहमत हो चाहे ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 400 नंबर। तो इनमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इस समय अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? ठीक है, तो संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950। खैर यहाँ पर अंगीकृत की बात आ रही है तो ये होगा 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 से ही हो जाएगा, ठीक है, लागू होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार को गारंटी देते हैं? तो वो है अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार बताया गया है। भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा भाई? वो करेगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल, अगर उच्च न्यायालय की बात है। संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगी इसमें से कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ठीक है, ये संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका की जो कार्यकाल है वो क्या होती है? 5 साल तो होती ही है, लेकिन वो अनिश्चित होती है, कभी भी सरकार उनकी गिर सकती है।
निम्न में किन देशों के मध्य फरक्का विवाद है? तो वो है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। ठीक है, किसके किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के मध्य में है फरक्का विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे 106 नंबर। निम्न में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, सत्ता जो है हस्तांतरित कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वह 91वां संविधान संशोधन का हुआ था 2003 में, और इसके द्वारा कह दिया गया कि 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, भारत में किस राज्य के राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल क्या होते हैं? तो वो नियुक्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, कई सारे टर्म हैं जो कि परेशान कर सकते हैं। निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? तो इनमें विशेषाधिकार तो लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संयुक्त अधिवेशन, तो ये सारे हैं। ठीक है, लोक राष्ट्रपति के विशेषाधिकारी ये सारे हैं। निम्न में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी? भाई, तो अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 111 नंबर। सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और विलियम वेंटिक को जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी कानून बनाने में इन्होंने सहयोग भी किया था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 112, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति, यानी कि डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों है। तो अनुच्छेद 79 में दिया गया है कि जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर के बनती है। कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, एक संसदात्मक सरकार में, संसदात्मक जो सरकार होती है वो क्या होती है भाई? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यही जो है संसदात्मक सरकार का मुख्य लक्षण और विशेषता होती है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो वो था राजाराम मोहन राय। कब किए थे? तो किए थे 1828 ईस्वी में। और राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक आदि सारी जो है उपाधियों से इनको नवाजा जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण निम्न में से किस पर आधारित है? न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है न्यायिक पुनरावलोकन, या न्यायिक पुनरीक्षण कह सकते हैं। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें 116 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई में। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था और बम्बई में हुआ था। तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। ठीक, चलिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको किसने प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन उस समय थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रस्तावित करने वाले, लॉर्ड लिट्टन। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसे बोलते हैं, कब शुरू किया था? तो वो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए, तो वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने क्या किया था? स्वतंत्रता एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की थी और यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। बंदी जीवन जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन के पुस्तक के लेखक।
अगला और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 1911 ईस्वी में ये कहाँ चले गए थे? अमेरिका में चले गए थे। ठीक है, वहाँ पर एक थे सोहन सिंह भाकना, उन्हीं के सुझाव पर जो है गदर पार्टी की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 120 क्वेश्चन यहाँ पर हुए। चूँकि भाई ये पहले का है, 2017 का है, तो इसमें अभी जो 2021 में होने वाला है इसमें जीएस भी कर दिया गया है 40 नंबर का। ठीक है, तो इसमें चूँकि जीएस नहीं था, पूरा का पूरा 120 सब्जेक्ट से ही था। अब इसमें 40 जीएस का आएगा, 80 आपके सब्जेक्ट से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे कैसे आते हैं, कैसे पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें ज़रूर पता चली होंगी। तो ऐसे ही और भी टेस्ट हैं, जैसे कि 9 है, 2009 का है, और 2012 में हुआ था, और 2015 में हुआ था। ठीक है, और 2017 में हुआ था। तो 17 वाला हम लोगों ने देख लिया, 15, 12, 2009 देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट हैं उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, 2015 वाले में। तब तक के लिए जय हिंद।